हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर टाइप, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, इससे पहले जो है बहुत सारे मॉडल सेट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, ये सब अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। प्लेलिस्ट में जाके खोजना, आपको आसानी से मिल जाएगा सारे वीडियो। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। ओके, मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। मगध के उत्कर्ष का जो है उसके कारण क्या क्या है, कारण उत्कर्ष के उसका विवेचना करना है। महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दें। ओके, अकबर के नवरत्नों के नाम बताएं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दुबास लोग कौन थे, ये बताना है। और लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्या, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या आंसर है। सिंधु सभ्यता में जो अन्नागारों का क्या विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। ओके, अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था। अन्नागार जो भी बनाया गया था सिंधु सभ्यता के टाइम में, उसका उपयोग जो है उसका संचय करने के लिए, अतिरिक्त उत्पादन, जो भी कृषि होता था, जो भी अनाज उपजाया जाता था, उसका अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण जो उसका संचय किया जाता था अन्नागारों में। ओके, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे, इस कारण जो है अनाज भी सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो वो सबसे बड़ा था। यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था, और यहाँ पे व्यापार भी होता था, इसका वाणिज्य का जो है केंद्र था। ये आदान इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, आयात निर्यात होता था यहाँ पे। संभवतः अकाल एवं भुखमरी के समय अन्नागार में संचित अनाज का उपयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हिस्टोरियन सबके द्वारा, इतिहासकार सबके द्वारा, जो भी वहाँ पे उत्खनन हुआ है, खनन हुआ है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये अकाल सबके टाइम में, अकाल और भुखमरी के टाइम में जो है इसी अन्नागार में जो है अनाज संचित किया जाता था, जिसका उपयोग बाद में किया जाता होगा। ओके, जब अकाल पड़ता था तो। वर्तमान गोडाउन के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था। वर्तमान में जो भी अनाज रखने के लिए गोडाउन बनता है, बड़ा बड़ा गोदाम बनता है, उसी तरह जो है मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार था, इसी पे है बेस्ड है, जो कि विदेशी व्यापार का साधन भी था। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या विशेष महत्व था। तो ये सब उसके महत्व थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिपि हुआ है, कौन सा लिपि हुआ है, उत्खनन हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों में उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली है। ओके, मुहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। बहुत सारे मुहरें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय में, उसमें जो छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। मुहरें जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम और पद की ओर इंगित होता है। ओके, जो भी व्यक्ति के नाम है उसके पद और इंगित करता है ये मोहरें। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। जो भी लिपि मिला है उसका वास्तविक स्वरूप जो है आज भी स्पष्ट नहीं है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि किस लैंग्वेज में ये लिखा गया है। कुछ विज्ञानों ने इससे पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ जो है इसको पढ़ने का प्रयास किया, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं, कुछ जो इसको है संस्कृत और द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है। ओके, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है, अभी तक इस पे जो अंतिम निर्णय नहीं आया है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। इसको जो है अक्षर को जो है चित्रों अथवा चिन्हों के साथ दर्शाया गया है। ओके, इसलिए अभी तक इसको ठीक ढंग से पढ़ा नहीं गया, पढ़ नहीं पाया है। अनुमान लगाया जाता है कि इस पे अक्षरों की संख्या कितनी थी, 400 थी। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल साबित होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट है कि मगध का जो है उत्कर्ष कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। देखते हैं आंसर इसका। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस टाइम जिस टाइम मगध का उत्कर्ष हुआ उस टाइम जो है 16 महाजनपद थे, 16 प्रोविंस टाइप के थे। तो उसमें से जो है मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे। इसके उत्कर्ष के जो हैं बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन थे। जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति जो पहाड़ों नदियों से घिरा था। मगध का जो भौगोलिक स्थिति था वो पहाड़ से, नदी से घिरा हुआ था। मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। मगध जो था वो आर्थिक रूप से संपन्न था, एकदम आर्थिक रूप से सशक्त था, इसलिए इसका उत्कर्ष हुआ। इसके खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना भी था। और मगध में जो है खनिज लवण जो है, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी खनिज हैं, उसकी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था वहाँ पे। और भूमि जो है, कृषि भूमि, वो बहुत ही ज़्यादा उर्वर था, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ उपलब्ध था, इसलिए खेती भी बहुत ही ज़्यादा होता था। इस कारण जो है मगध का भी उत्कर्ष होना एक कारण बताया जाता है। मगध का सैन्य संगठन भी, परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। मगध का सैन्य संगठन जो था बहुत ही मजबूत था, बहुत ही परंपरागत था, इस कारण भी इसका जो है कारण बताया जाता है इसका उत्कर्ष होने का। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। नदी होने के कारण जो है आयात निर्यात यातायात जो है इसका आवागमन जो है, आने जाने का साधन जो है वह बढ़ गया। इसका वाणिज्य व्यापार को भी बढ़ावा मिला, बहुत सारे व्यापार होने लग गए यहाँ पे। तो इस कारण से भी इसका उत्कर्ष माना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं मगध के उत्कर्ष होने के, जो कि आपको याद कर लेने हैं। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इतने सारे फैक्ट आपको लिख देने हैं, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है महाभारत के बारे में लिखना है। महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। ओके, यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। इसके रचना और संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, इसमें पांडव कौरव वंश के बीच युद्धों का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। महाभारत को जो है भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। तो ये थे महाभारत के बारे में कुछ फैक्ट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों के नाम लिख बताएं। अकबर के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे उसका नाम बताना है। पहले है अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन सा है? अब्दुल रहीम खाने खाना। हकीम हुमाम। कौन है? हकीम हुमाम। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये सारे इसके नवरत्न थे। ओके, इसके दरबार में रहते थे। चौथा है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। पांचवा है फैजी। छठा है तानसेन। राजा मान सिंह सातवां हो गया। राजा टोडरमल हो गया आठवां। और नौवां हो गया बीरबल। ये सारे नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो है हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जिसने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। तो ये था छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीराबाई के बारे में कुछ लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुसली में हुआ था। ओके, मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुसली में हुआ था। वह मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। इसकी पति का नाम क्या था? भोजराज, जिसका असमय समय से पहले मृत्यु हो गया था, और मीराबाई जो है विधवा हो गई। बाद में मीराबाई कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रहने लग गई। तो ये थी मीराबाई के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबास लोग कौन थे, इसके बारे में कुछ लिखना है। दुबास लोग के बारे में कौन थे? दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। दुबास लोग जो थे वो ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे।
वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। वह एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ओके, ये बात ध्यान रखना है। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे और संपत्ति को एकत्र करने के लिए वह पहुंच का इस्तेमाल करते थे, सरकार में पहुंच का इस्तेमाल करते थे। तो ये थे दुबास लोग। ओके, नेक्स्ट है लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। ये बताना आपको कि लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। यह समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। तो याद रखना आपको, लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916 में। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौता ने कांग्रेस में मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों एवं मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो ये आप लिख सकते हैं लखनऊ समझौता के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही और सारे आपके लिए मैं मॉडल सेट लेके आता रहूँगा। और सब भी क्वेश्चन जो है, अभी तो हिस्ट्री का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपके समक्ष लेके आऊँगा। इससे पहले जो तो मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का है वो अपलोड हो चुका है, उसको नहीं देखें तो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान में जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो भी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। ओके, और 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसको हम लोग मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ओके, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य के नागरिक को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। वह सभी धर्मों का आदर करता है और नागरिकों को जो है अपने इच्छा अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 25 से 28 वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है भारतीय नागरिक को। तो भारत जो है एक इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इतना सारे फैक्ट आपको लिख देने हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। तो ये था आज का हिस्ट्री का शॉर्ट आंसर टाइप का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो और इसी तरह और भी मॉडल सेट और भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तब तक देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।